जी आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। वेरी गुड। ओके जी, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इंट्रो देखा था। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नोट्स सेंड कर दूंगा। इंट्रो वाले नहीं, ये सारे जो हम लोगों ने पढ़ने हैं मिड टर्म से पहले तक, उसमें एक आधा चैप्टर और शायद सेंड करूं, जो करूं आप लोगों की जो अपडेटेड इस दफा अपडेट हुई है कोर्स आउटलाइंस, उसके अकॉर्डिंगली जो इस दफा कोर्स आउटलाइन अपडेट हुई है, लाइक एस मैंने लास्ट टाइम आपको व्हाट्सएप पे भेजी भी थी वो पिक्चर्स उसकी दोनों। उसमें दो मेजर टॉपिक है, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है और एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है। ठीक है, उसके साथ छोटे छोटे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 और 23 है, वो देख लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे। लेकिन मेजर जो काम करने वाला है वो 16 और जो है वो 2 पे है, IS 2 और IS 16 पे। और उसके बाद जो है एक बैंक रिकंसिलेशन है जो कि मिड से पहले तक का कोर्स है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा आज ही। जिससे पढ़ेंगे वो वाले बुक के जो चैप्टर्स हैं वो भी सेंड कर दूंगा। ये वही है जहाँ से मैंने आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये 5 पेजेस हैं वो स्टार्ट पे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इन्वेंट्रीज। ठीक है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है। होता क्या है बेसिकली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया, जो कि आपने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में एक्सट्रैक्ट किया होगा। ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया जो कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट्स कौन सी होती हैं? अच्छा, एडजस्टमेंट से मुझे याद आया, आपके ये कुछ टाइम पहले, 2-3 साल या शायद साल पहले, FBR का जो चेयरमैन था अशर जैदी था आई गेस, या जो भी नाम था उनका मुझे नहीं याद, तो इसी तरह था कुछ जैदी करके। उन्होंने कहा था कि मैंने वो बड़ा चला था जियो पे वो प्रोग्राम चला था, उन्होंने कहा था जी कि कमिंग 5 years में जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी जो जॉब्स हैं वो 70% तक कट हो जाएगी। राउंड अबाउट 70% का था, मुझे अगेन ये भी एग्जैक्टली याद नहीं कितनी परसेंटेज उन्होंने कही थी। ये तो उन्होंने अभी कहा। ACCA वाले हो गए या ग्लोबल बॉडीज जो हैं कब से इस पर काम कर रही हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बाय एंड ऑफ 2030 जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी जॉब जो है वो 70% 80% तक कट डाउन हो जाएगी, यानी रोबोटिक्स उनकी जॉब जो है टेक ओवर कर लेंगे। अब वो कौन सी जॉब्स टेक ओवर होंगी? वो बुक कीपिंग की, ज्यादातर बुक कीपिंग की जॉब्स टेक ओवर होंगी। एडजस्टमेंट अभी भी नेचुरल पर्सन ही करेगा। ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट है। और दिस इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन, हर बंदा एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, हर कैशियर हर बुक कीपर इज नॉट एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ने क्या करना है, जब ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट होना है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, तो उसने ये 8 एडजस्टमेंट्स करनी है। पहली एडजस्टमेंट कौन सी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। है होंगी वो 2 एंट्री सिर्फ। ठीक है, लेकिन 2 एंट्रीज के उसके बैक एंड पे उसका सारा वर्किंग कैसे चल रही है, दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, विल स्टडी द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अगेन ये क्लोजिंग इन्वेंटरी एंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, दीज आर 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS 2 एंड IAS 16। ये सिर्फ 2 एंट्रीज नहीं है, इसके बैक एंड पे पूरी की पूरी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, वो कैलकुलेशंस जो है वो हम लोग इसको करेंगे। एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स जो आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में शायद पढ़ी हो, जो आप प्रीपेड की एंट्री करते हैं, क्रूड एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट होती हैं। इरिकवरेबल डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स, ये रिसीवेबल्स हैं। इसका हमारा पूरे का पूरा चैप्टर है आपके फाइनल टर्म के लिए, ये हम लोग करेंगे। इनकम टैक्स आपका नहीं है इसमें, उसकी एक एडजस्टमेंट होती है, उसकी एक एडजस्टमेंट होती है। फिर प्रोविजंस कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, ये भी आप एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, उसकी एक एडजस्टमेंट होती है। और इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, अभी ऑडिट हो रही होती हैं, तो पब्लिश करने से पहले तक अगर कोई इवेंट्स हो गए होते हैं तो उसकी कोई एडजस्टमेंट चाहिए तो वो हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 किस्म की हम लोग जो हैं वो एंट्रीज करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज, और ये नेचुरल पर्सन ने ही करनी है। तो ये 7 एंट्रीज हो जाती हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज हो जाती हैं,
हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग ये स्टेटमेंट्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है हमें प्रोवाइड करता है टेम्पलेट्स फॉर्मेट्स ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो जिस ऑर्डर में ये लिखी हुई है, ये ऑर्डर है प्रेजेंटेशन का, जैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। आपने प्रेजेंटेशन में कौन सी स्टेटमेंट पहले लगानी है, कौन सी बाद में लगानी है, ये वो ऑर्डर है। लेकिन बनाने में वो और ऑर्डर होता है। बनाने में सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है, अगर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो तो। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनती है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है, उसके बाद नोट्स टू द अकाउंट्स बनते हैं, नोट्स टू द अकाउंट्स जो साथ साथ बनते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनती है, और उसके बाद नोट्स टू द अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो बनाने का प्रोसीजर होता है, जो ड्राफ्ट करने का, ये इस तरह ड्राफ्ट होती है, लेकिन जब प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट हम लोग इस वे में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं अपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, बिल्कुल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं, इन्वेंट्री के ऊपर आते हैं अपना, कि इन्वेंट्री हम लोगों ने जो करना है वो कैसे करना है। दैट इज अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन अकॉर्डेंस विद IS2, recognize the cost that should be included in the inventory and calculate inventory cost using FIFO and FCO methods। अच्छा, अगर हम लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, लेट मी ओपन एन एक्सेल शीट ओवर हियर। Today is 07/10/21 and this is a lecture of BSAF 2A technique। अच्छा, तो कोई भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो दो इश्यूज को डील करता है। एक मेजर कैसे करना है, मेजरमेंट इशू को, ठीक है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यूज आती हैं, अक्सर हम लोग क्वेश्चंस में देखते हैं कि वो कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है, ओपनिंग इन्वेंट्री ये होगा, ये होगा, तो वो जो वैल्यू आ रही है वो कैसे, किन बेसिस पे आ रही है, वो कैसे कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉफिट को कह रहा हूँ भाई प्रॉफिट जो मेरा होता है वो नेट प्रॉफिट होता है, तो कोई कहता है नहीं भाई प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट तो होता है, लेकिन इसमें से ये वाला एक्सपेंस नहीं माइनस करना, तो कौन सच है? सच वो है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है वो सच है, ठीक है। तो मेजर कैसे करना है, जो वैल्यू आ रही है, वो जो नंबर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। और एक दफा नंबर आ गया तो उसे रिकॉग्नाइज कैसे करना है, या रिकॉग्निशन हम लोग पहले कर लें और फिर मेजरमेंट देख लें। रिकॉग्नाइज का क्या मतलब है कि उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, वेदर इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, और अगर किसी भी एलिमेंट के अंडर कहां पे रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल एसेट्स जो है हमारे पास करंट एसेट्स भी होते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं, लायबिलिटीज हमारे पास करंट भी होती हैं, नॉन करंट भी होती हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड कैसे करना है, कहाँ पे आएगी, कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट होगी, ये सारी चीजें जो है कोई ना जो भी IAS होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो ये दो चीजों को एड्रेस करता है, और जिस जिस टॉपिक पे वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली वो हमें बता देगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज और इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो हम लोगों को इन्वेंट्री से रिलेटेड ये दोनों चीजें हम लोग आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर कर लें कि मेजर कैसे करना है और रिकॉग्नाइज कैसे करना है। आप लोगों ने एक काम करना है, जब आप लोगों की बस हो गई कि नहीं सर आज के लिए बस है, डेफिनेटली ब्रेक के बाद जब हम लोग दोबारा आएंगे तो आज के लिए सर बस हो गई और नहीं पढ़ना, तो फिर मुझे बता देना कि सर बस अब और नहीं होता, तो हम लोग वहां स्टॉप कर जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का डेफिनेटली थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन चेंज हुई है, थोड़ा हैवी चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो वो करने वाली हैं, जब करनी है तो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्रीज का। जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो तीन किस्म की इन्वेंट्रीज होती हैं, सारी इन्वेंट्री काउंट होती हैं, रॉ मटेरियल्स और इन्वेंट्रीज, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस,
जहां जहां पे जिस जिसको कोई क्वेश्चन होता जाए साथ साथ मुझे पूछते जाए काइंडली, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो भी आपका है, इन्वेंट्री है, और आपका जो है वो थर्ड पे आ जाता है फिनिश गुड्स। ये भी आपकी इन्वेंट्री काउंट होती है। अब तीनों इन्वेंट्री को मेजर भी एक ही तरह किया जाता है और रिकॉग्नाइज भी एक ही तरह किया जाता है, ठीक है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके पास मटेरियल्स भी होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा, फिनिश गुड्स भी होंगी। अगर एक सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी है तो उसके लिए सिर्फ उसके पास सिर्फ फिनिश गुड्स होंगी। अच्छा, ये रिपोर्ट कहाँ पे होती है? पहले तो हम लोग रिपोर्ट की बात करें, ठीक है। तो ये रिपोर्ट होती है आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके पहले पोर्शन में। फॉर एग्जांपल कैसे रिपोर्ट होती हैं? हम लोग रेवेन्यूज में से, अगर हमारे पास रेवेन्यूज हों तो रेवेन्यूज में से हम लोग अगर लेस कर दें कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर दें, तो ये यहां पे रिपोर्ट होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिपोर्ट होती हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट होती हैं कहां पे? और हमारे पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूं पहले ग्रॉस प्रॉफिट। अगर रेवेन्यूज जो है कॉस्ट ऑफ सेल से ज्यादा हो तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो आपकी जो इन्वेंट्रीज हैं वो कहां रिपोर्ट होती हैं? वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिपोर्ट होती हैं, और दूसरा आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ करंट एसेट वहां पे शो होती हैं। कैसे शो होती हैं, कैसे रिकॉग्नाइज होती हैं? दिस इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग टुडे। और उसकी वैल्यू कैसे आती है? अगेन दिस विल बी स्टडिंग टुडे। ये तो है एक्सट्रैक्ट उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का या इनकम स्टेटमेंट का, जिसमें वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को सिर्फ रिपोर्ट करना है फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और इसकी जो डिटेल है वो आप अलहदा बाद में नोट्स में लाओ। हम लोग डिटेल नोट्स में नहीं लाते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स को, सिंपल सी कॉस्ट ऑफ सेल्स को यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी कॉस्ट ऑफ सेल्स को यहीं बनाते हैं। वो क्या आएगी जी? कॉस्ट ऑफ सेल्स होती क्या है? हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री ले आते हैं। आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? Yes, sir. यस सर। हमारे पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, उस ओपनिंग इन्वेंट्री में हम लोग परचेजेस को ऐड कर देते हैं, ठीक है, और उसमें से लेस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो हमारे पास क्या आ जाता है जब लेस करते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे फॉरवर्ड हम लोग इसको कर देते हैं, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, ठीक है। क्या हम लोग करते हैं, मैं इसको शेड कर देता हूं। हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग इसको शेड करता हूं येलो से, और ये भी येलो ही है। क्या हुआ? ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड किया, लेस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो इन तीनों का जो फाइनल बैलेंस आया वो यहाँ पे आउटर कॉलम में चला गया, जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है। और अल्टीमेटली रेवेन्यू में से हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स जब माइनस कर दी तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। दोनों लिख देते हैं, दोनों पॉसिबल है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट, नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है। अगर एक कंपनी के पास ग्रॉस लॉस आ रहा है तो कंपनी का बेड़ा ही गर्क है, फिर कंपनी को काम करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यही था चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में वो कहता क्या है? वो कहता है जी, अच्छा अगेन मेरी बात याद रखना, ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हम लोग अक्सर ये करते हैं, हम लोगों को आदत होती है, आई कॉम में ले लो, बी कॉम में ले लो स्टूडेंट्स को, या इवन एकेडमिक्स में भी, हम लोग न्यूमेरिकल्स करके थ्योरी समझते हैं। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोगों को चीजों की समझ आएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आई एम आउटलायर टीचर, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ यार थ्योरी समझ के न्यूमेरिकल करो। तो आपने जब थ्योरी, तो एक ही देखो, न्यूमेरिकल सेवरल है, ठीक है, देर आर सेवरल न्यूमेरिकल्स। एक मिनट वेट कीजिएगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आया है।
अच्छा, यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज था, वो पढ़ रहा था। तो व्हाट आई यूज टू टेल स्टूडेंट्स कि थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ के आप, थ्योरी तो एक ही होगी, उसके ऊपर जितने मर्जी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन क्वेश्चन एक नहीं हो सकता। क्वेश्चन आपको शायद 100 क्वेश्चंस कवर करने पड़े थ्योरी को कवर करने के लिए। थ्योरी एक पढ़ो, उससे आपके पास एक फ्रेमवर्क आ जाएगा, तो उसके ऊपर जितने मर्जी न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओ। तो लेट्स रीड इट। वो कहता क्या है, इन्वेंटरी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहता है इन्वेंटरी इज ओनली रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो इन्वेंटरी को जो रिकॉर्ड करना है वो सिर्फ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड रिकॉर्ड करना है, यानी जब आपका फाइनेंशियल पीरियड एंड हो रहा था, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2020 को, ठीक है, पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर द रेलिवेंट सेल्स एंड परचेजेस आर रिकॉर्डेड। पूरे साल में सेल्स और परचेजेस तो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग उनके अकाउंट्स में, बट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द इन्वेंटरी एसेट्स इज इग्नोर्ड। लेकिन कोई भी अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इन्वेंटरी एसेट्स में, उसे फिलहाल हम डील नहीं करेंगे। कब डील करेंगे? सिर्फ एंड पे, एट द एंड ऑफ द ईयर जाके। कैसे करेंगे? द मूवमेंट इन द इन्वेंटरी इज ओनली कंसिडर्ड ऑन एनुअल बेसिस। In this way, a business can calculate exactly how much inventory they have used in the year to calculate cost of sales. ठीक है जी। तो वो क्या कहता है, वो क्या कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे साल में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं पे नहीं लिखेंगे इन्वेंट्री को, सिर्फ उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा और एज इट इज जो है अकाउंट वो पड़ा रहेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर जाके हम लोग देखेंगे कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रहेगी, क्योंकि कुछ परचेजेस की होंगी और वो परचेजेस बिक भी गई होंगी, ठीक है। तो जो बिक गई होंगी वो तो बिक गई, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएंगी। जो नहीं बिकी वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी करते हैं, ठीक है। उसने एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बताई जो मैंने ऑलरेडी, द स्टैंडर्ड परफॉर्मा फॉर कैलकुलेटिंग सेल्स कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज इलस्ट्रेटेड बिलो। ये उसने बता दी है, आपके पेपर उसमें क्वेश्चंस में ही है। एक इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही है जो मैं अभी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगा हूं, सिर्फ फिगर्स डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपने खुद से करना है, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। मैं करता हूं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1। कहता है पीटर बाइज एंड सेल्स वॉशिंग मशीन। एक बिजनेस है, वो वॉशिंग मशीन्स बेचते और खरीदता है, वो बिजनेस जो है। ही हैज बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी इयर्स। इस लाइन का मकसद क्या है? ही हैज बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी इयर्स, इस लाइन का मतलब ये है कि उसका कोई ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है, उसका कोई क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का होगा जो कि इस साल ओपन हुआ होगा। On 1st January 2007, his opening inventory is 30 washing machines, which cost 9500। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली नंबर नहीं लिखते, जो इन्वेंट्री होती है हम लोग अमाउंट, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो मॉनेटरी टर्म में डील करती है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? $9500 की। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसी को इधर कॉपी करता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी रह जाए। ये टेम्पलेट भी हो गया हमारे पास, और मैं इसको इधर उसको मैंने कॉपी भी कर दिया, ठीक है जी। रेवेन्यूज कितने हैं? रेवेन्यूज हैं हमारे पास, उसने अभी नहीं बताया, उसने हमें अभी ओपनिंग इन्वेंट्री बताई है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है? $9500 की। अच्छा, आगे उसने और क्या बताया? वो कहता है कि परचेज 65 मशीन्स। अच्छा, ये वो जो सारी चीजें हमें बता रहा है वो एट द एंड ऑफ द ईयर, हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर खड़े हैं, वी आर ऑन 31 दिसंबर 2020। तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन पता कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 9500 की। ही परचेज 65 वॉशिंग मशीन्स इन द ईयर अमाउंटिंग टू 150,000। उसने पूरे साल में परचेजेस भी की, और कितनी की? 150,000 की। तो आई विल पुट इट ओवर हियर 150,000। अच्छा जी, अब क्या हुआ? अब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है, एंड ऑन 31 दिसंबर 2007 ही हैज 25 वॉशिंग मशीन्स लेफ्ट इन द इन्वेंट्री विद अ कॉस्ट ऑफ 7500। तो 7500 की जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ गई। तो अगर इसको हम लोग करें कि 9500 में 150,000 को ऐड करें और उसमें से 7500 माइनस कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे एक फिगर आ जाएगी जो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 9500। इसमें हम लोगों ने प्लस क्या किया? इसमें प्लस किया 150,000 और माइनस क्या किया? 7500। तो एंटर किया।
एंटर किया तो मेरे पास ये अमाउंट आ गई, ठीक है 152,000 यहां से। अब ये 152,000 क्या है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। 150,000 क्या है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अच्छा मैं इसको भी साथ में मिला देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है, ये यहां से कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे कैलकुलेट की, यहाँ पे 150,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है अपना ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमें पता होना चाहिए उसकी सेल्स कितनी थी। कहते पीटर हैज सोल्ड 70 वॉशिंग मशीन विद अ सेल्स वैल्यू ऑफ 215,000, तो उसने 215,000 की सेल्स भी की, तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा दैट विल बी $63,000। ये तो है क्या, ये तो है एक्सट्रैक्ट टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स में कैलकुलेट होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग इस तरह कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये जो 9500 आया या 7500 क्वेश्चन में उसने बताया हुआ था, ये किस बेसिस पे कैलकुलेट हुआ। दिस इज अबाउट, दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट के इन 9500 और 7500 को मेजर कैसे किया गया, कॉस्ट पे मेजर किया गया, और कॉस्ट में कौन सा मेथड लगाया गया, whether it was NRV, whether it was cost, or if it was cost, whether it was unit based method, whether it was FIFO, whether it was FCO, ये सारी चीजें हम लोगों ने इंशाल्लाह पढ़नी है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जब रिकग्नाइज करना है तो रिकग्नाइज जो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकग्नाइज करते हैं वो तो हम लोग डेबिट क्रेडिट से करते हैं। यहाँ पे तो ऐड और लेस है, अकाउंटिंग तो ऐड और लेस की लैंग्वेज नहीं समझती। अगर ऐड और लेस करना है तो दैट इज मैथमेटिक्स, ठीक है, अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो अगर ऐड और लेस ही करना था तो फिर डेबिट क्रेडिट किधर गए, तो अकाउंटिंग गोज थ्रू डेबिट क्रेडिट्स। अकाउंटिंग जो है ये सारी चीजें, ये जो फिगर आई हुई है ये अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन है। रिमेंबर, अगर हम लोग वापस अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पे जाए तो हम लोगों ने कहा था अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड कैसे करते थे, डेबिट क्रेडिट से, यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन से, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा। तो दिस इज बीइंग प्रेजेंटेड, इसका मतलब है इससे पहले रिकॉर्ड हो चुका है, क्लासिफाई हो चुका है। वो कैसे हुआ, वो कहां पे हुआ, वो हम लोगों ने इंशाल्लाह करते हैं यहाँ पे, ये दूसरी शीट में। इसको मैं रीनेम कर लेता हूं शीट 2 को। ओके, सो इसी क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम लोग अब करते हैं रिकॉर्डिंग वाले। देखो प्रेजेंट तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन प्रेजेंट कैसे होगा, पहले रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड होने के लिए सबसे पहले हमें अगर थ्योरी देखें तो थ्योरी में वो हमें कहता था, जहां से हम लोगों ने शुरू किया, कहता है इन्वेंटरी इज ओनली रिकॉर्डेड इन द लेजर अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब ये है कि हम लोग पहले एक अकाउंट बनाएंगे जो कि इन्वेंटरी एसेट अकाउंट होता है, और रिमेंबर एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, ये तीनों रियल अकाउंट्स हैं। इनके बैलेंस ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। परचेजेस, सॉरी, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज, दीज आर नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का क्या मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड दे आर क्लोज्ड, वो आपस में मैच हो जाते हैं। और वो कहां पे क्लोज हो जाते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज होके आपको प्रॉफिट या लॉस दे देते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, ठीक है। तो अगर आप लोग गलती से आईकॉम में या पहले सेमेस्टर में आप करते रहे हैं कि कोई भी एक्सपेंस, परचेजेस आल्सो एक्सपेंस अकाउंट बाय द वे, किसी भी एक्सपेंस अकाउंट को या जो है रेवेन्यू अकाउंट को आप, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस आता है, जो बैलेंसिंग फिगर आती है, उसके साथ ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड करते रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अब ठीक कर लो, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां, बंदा करता है अगर करते रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन, ये जो हम लोगों ने भी क्वेश्चन करना है, इसका हम लोग लेजर अकाउंट बना लेते हैं। और लेजर अकाउंट किसका, लेजर अकाउंट बनाते हैं हम लोग इन्वेंट्री का। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इन्वेंट्री अकाउंट।
ठीक है जी, इन्वेंट्री अकाउंट लिख दिया। आप वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वापस क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। कहते हैं पीटर बाइज एंड सेल्स वॉशिंग मशीन, ही हैज बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी इयर्स। ऑन 1st January 2007 his opening inventory is 30 washing machines which cost 9500। सो 9500 की जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस होगा, इस साल वो ओपन हो गया। व्हाटएवर यू राइट, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखते हो, बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हो, क्या लिखते हो? कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं। कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं, ठीक है। यार वैसे कैरी फॉरवर्ड का मतलब तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ब्रॉड डाउन सर। ब्रॉड डाउन होगा ना। ठीक है, जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है उसके साथ तो ब्रॉड डाउन लिखा जाएगा, राइट? जी हाँ यस सर। हाँ, तो ये देखो वर्ड्स को नोट किया करो ना। कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है कि ये बैलेंस कैरी कर रहे हैं अगले पीरियड में, तो वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस है, इसको हम लोगों ने ब्रॉड डाउन कर दिया। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, ये आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वर्डिंग कह रही है कि आपने इन्वेंट्री अकाउंट को नहीं छेड़ना एक दफा। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा नहीं, तो ये आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या प्रोफेशनल बुक की वर्डिंग कह रही है कि आपने इन्वेंट्री अकाउंट को ओपन किया साल के स्टार्ट पे, बस उसको छोड़ दिया फिर। ठीक है, फिर आपने पूरा साल क्या करना है? सेल्स और परचेजेस को रिकॉर्ड करना है, सेल्स और परचेजेस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो वो हमें क्या कह रहा है नेक्स्ट? वो हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है his opening inventory was 9500, he purchased 65 washing machines in the year amounting to 150,000। उसने क्या किया? उसने पूरे साल में 150,000 की मशीन्स भी खरीदी, 65। अब देखो यहां से थोड़ा सा हटके, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द टॉपिक वी आर डूइंग, यहां से थोड़ा सा हटके बता दूं कि जब अकाउंटिंग करते हैं, लेट्स सपोज, बल्कि क्या करना है जब अकाउंटिंग करते हैं, जब कैश पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कैश पे परचेजेस हुई। ठीक है, तो जब कैश पे परचेजेस होती हैं तो वी डू नॉट पास डेबिट क्रेडिट, उसको हर एंट्री को हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं करते। इसमें दो अकाउंट्स होते हैं, एक कंट्रोल अकाउंट होता है, एक सब्सिडरी अकाउंट होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी होती है कि सब्सिडरी अकाउंट डबल एंट्री का सिस्टम होगा या कंट्रोल अकाउंट डबल एंट्री का सिस्टम होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज अगर हम लोग इसी की बात करें पीटर की, तो हम लोग पूरे साल में लेट्स सपोज पीटर ने जनवरी में से 15 मशीनें खरीदी थी। ठीक है, सो हमें नहीं पता कितने कॉस्ट, जनवरी में उसने कितनी मशीनें खरीदी? 15 मशीनें खरीदी। ये मैं मिटा दूंगा बाद में ना, मशीन्स इसको रब कर दूंगा बाद में, क्लियर कर दूंगा। अच्छा, 15 मशीन खरीदी, हमें नहीं पता कितने की खरीदी। मैं रफली लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें टोटल 150 का बैलेंस चाहिए, तो मैं रफली लिख लेता हूँ भाई उसने जो है वो 30,000 की 15 मशीनें खरीदी। ठीक है, अच्छा जब 30,000 की 15 मशीनें खरीदी होंगी तो वो क्या हुआ होगा? अब डिपेंड करता है वो क्या इसी को डेबिट क्रेडिट करता है, ठीक है, या इसको डेबिट क्रेडिट नहीं करता। तो उसने जब 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 खरीदता गया, फॉर एग्जांपल फेब में उसने और 15 मशीन, अगर तो महीने की बेसिस पे आ रहा है तो फिर तो डेफिनेटली वो उसको करेगा। ठीक है, उसको डेबिट क्रेडिट ही कर रहा होगा। चलो मैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट भी साथ साथ करता जाता हूँ। अभी हमें नहीं पता उसने क्या किया। ठीक है, वाकई कैसे कैसे उसने, मैं सिर्फ ये एज्यूम कर रहा हूं कि वो कैश पे चीजें खरीद रहा था। हमें उसने क्वेश्चन में ये बताया है कि 65 मशीन इसने खरीदी 150,000 की पूरे साल में। ठीक है, तो पूरे साल में कुछ ऐसा सिनेरियो बनता रहा होगा कि फिर फरवरी में शायद उसने 15 मशीनें खरीदी हो 30,000 की, और फिर उसने जो है वो से जून में कुछ मशीन खरीदी हो। कितनी मशीन खरीद ली उसने? मशीन खरीद ली हो 30 मशीन। ठीक है, अब ये एक एक मशीन करके भी खरीद सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। ठीक है, उसने ये 30 मशीन खरीदी हो से 80,000 की। ठीक है, उसके बाद जो है उसने कितनी रह गई है? 30 और 30 होगी। उसने से अक्टूबर में और मशीनें खरीदी हो। कितनी? 5 मशीन खरीदी हो। कितने की खरीदी हो? उसने खरीदी हो से 5 कितना रह गया था? 10,000 की। ठीक है, तो ये टोटल जो है ये बन गया 1,50,000। अब क्या होगा? लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल उसने 1,50,000 डिफरेंट टाइम पे किया, डबल एंट्री करता रहा साथ साथ। जब भी परचेजेस करता था वो कहता था परचेजेस को डेबिट कर देता था परचेज अकाउंट को,
परचेज अकाउंट को डेबिट कर देता था, कितने से, जितना भी अमाउंट होती थी, मैं अमाउंट ही लिख देता हूँ, ठीक है, और क्रेडिट कर देता था कैश को, क्योंकि हमें नहीं पता कैश पे बन रहा है या नहीं, तो कैश अकाउंट को वो क्रेडिट कर देता था, ठीक है। इस तरह वो करता रहा, यहाँ 30,000 आ जाएगा, अगली एंट्री में भी 30,000 आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा, और ये अकाउंट अपडेट होता रहा, ठीक है। जब अकाउंट अपडेट होता रहा तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास क्या सिचुएशन आई, हमारे पास सिचुएशन ये आई कि हमारे पास एक परचेजेस का अकाउंट आ गया, जो टोटल होके हमारे पास कंट्रोल अकाउंट में उसका बैलेंस जो है वो परचेजेस अकाउंट का आ रहा होगा यहाँ पे 150 का। और क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने परचेजेस की हैं, और किस पे की हैं, हम लोगों ने कैश पे परचेजेस की हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कैश अकाउंट शो हो रहा हो, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट इसलिए नहीं बना रहे, वी डू नॉट नीड, हमें कैश अकाउंट की जरूरत नहीं है, इसलिए जो है वो कैश अकाउंट नहीं बना रहे, ठीक है। ओके, सो परचेजेस हमारे पास आ गई डेबिट साइड पे। अच्छा, जहां जहां पे जिस जिसको कोई प्रॉब्लम होती गई तो साथ साथ पूछते जाइएगा, ये नहीं वेट करना कि बाद में इकट्ठा करके पूछेंगे, क्योंकि ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पे पूछते जाओ तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा जी, साथ ही उसने हमें ये भी कहा लास्ट पे जाके कि मशीन्स जो हैं वो सेल हुई हैं, कितने की, 215 की। तो इसी तरह जैसे हम लोग परचेजेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सेल्स को भी हम लोग सब्सिडरी अकाउंट में रिकॉर्ड करते होंगे, बार बार जितनी भी हुई, एक दफा नहीं हुई, 2 दफा, 3 दफा हुई, तो उसको हम लोग सेल्स अकाउंट को भी रिकॉर्ड करते होंगे, जिसका हमारे पास टोटल बैलेंस अब ईयर एंड पे आ गया। सेल्स का बैलेंस हमेशा किस साइड पे होता है, क्रेडिट साइड पे होता है, तो 215 से हमारे पास सेल्स का बैलेंस भी आ रहा है, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है, और ये भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कैश पे सेल्स हुई, ठीक है जी। अब ये सिचुएशन है हमारे पास, हम लोग ईयर एंड पे खड़े हैं, 31 दिसंबर 2020 को खड़े हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स करनी है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स करनी है और क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग का क्या मतलब होता है, क्लोजिंग का मतलब होता है जो जितने भी आपके एक्सपेंस और रेवेन्यू के अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाते हैं, यानी एक्सपेंस और रेवेन्यू का बैलेंस आप उन अकाउंट्स में से उठाते हैं और उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फेंक देते हैं जाके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है, लेकिन क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी एक अकाउंट बनता है, वो भी टेम्पररी अकाउंट होता है, क्योंकि वो भी जाना होता है अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और वो कैसे बनता है, वो एडजस्टिंग एंट्री से बनता है। अब क्या होगा, अब हम लोग ईयर एंड पे आगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको मैं ड्रैग कर लूं, ठीक है। हम लोग ईयर एंड पे आगे, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले जो हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं वो ओपनिंग इन्वेंट्री की करते हैं, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। अच्छा, वो क्या होती है जी ओपनिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट? जो सबसे पहले हम लोग करते हैं वो होती है जी, एक एंट्री है, याद कर लो तो बेहतर है, लेकिन अगेन याद करने से बेहतर है कि इसको समझो कि ये कर क्या रही है ये एंट्री, क्योंकि हर एंट्री जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं उसको समझना जरूरी होता है, याद करने से काम नहीं चलेगा। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसकी एडजस्ट, और ये कौन बताता है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है इन्वेंट्री को। तो वो क्या बताता है, पहले एंट्री लिखते हैं, फिर मैं इसको पोस्ट करूंगा और फिर समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो एंट्री हम लोगों ने लिख दी, क्या एंट्री होती है जी, हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर देते हैं अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, ये सारी एक ही नाम है, ठीक है। कॉन्टेम्पररी आजकल कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट यूज होता है, तो इसलिए मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स ही लिख रहा हूँ। डेबिट कर देते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को, कितने से, जितनी वैल्यू होती है ओपनिंग इन्वेंट्री की। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है यहाँ पे कितने की, 9500 की। और क्रेडिट कर देते हैं किसको, क्रेडिट कर दिया जाता है इन्वेंट्री अकाउंट को, तब साल के एंड में जाके, क्योंकि साल ड्यूरिंग ईयर हम लोग कुछ नहीं करते 9500 से। अब देखो हो क्या रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने पहले इसको पोस्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको पोस्ट करना है, तो लेट्स पोस्ट इट, इसको पोस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो पोस्ट करने के लिए हमें
कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 9500 से। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो दूसरा रेलिवेंट अकाउंट है इन्वेंट्री का वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, और क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एंट्री में दूसरी एंट्री है वो इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है। तो हम लोग इन्वेंट्री को भी क्रेडिट कर देते हैं 9500 से, इन्वेंट्री भी क्रेडिट हो रही है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट जो हमारी एंट्री है उसमें डेबिट हो रहा है। तो ये साथ में ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन होती है ये वाली। ठीक है, ये जो ये लिखा है मैंने, ये साथ डिस्क्रिप्शन होती है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, नहीं, यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है, जो कि ये एंट्री मैंने पास की थी, सिर्फ उसको पोस्ट किया। ठीक है जी, और इसकी मैं शेडिंग कर देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि ये हुआ क्या। अच्छा, अब हम लोगों ने तो ये एंट्री जस्ट पोस्ट की है, व्हाट वी डिड, हम लोगों ने ये एंट्री जस्ट पोस्ट की है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको देखेंगे ये एंट्री हुई क्या। देखो, पूरे साल में आपने परचेजेस की, पूरे साल में आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी थी। ठीक है, सबसे पहले तो ओपनिंग इन्वेंट्री थी ना जो पड़ी हुई थी, फिर आपने परचेजेस भी की। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, जस्ट थिंक अबाउट योर ओन बिजनेस। आपका बिजनेस है मशीन, वॉशिंग मशीन बेचने का। आपने जब 2020 का स्टार्ट किया था, साल का स्टार्ट किया था, तो आपके पास कुछ मशीन्स पड़ी थी, पता नहीं कितनी थी, 30 मशीन, हाँ 30 मशीन्स पड़ी थी, जो कि जिनकी कॉस्ट थी 9500 की। अब साल के एंड में आपने कितनी मशीनें बेच चुके हैं, आप मशीनें बेच चुके हैं 70 मशीन्स आप ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो क्या हो रहा है, आपने सबसे पहले जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो भी तो बेच दी होगी। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री बेच, जो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई थी स्टोर रूम में, जब आपने सेल्स की तो आपने सबसे पहले तो वही इनफैक्ट बेची होंगी। तो जब वो बिक गई तो ये तो एसेट अकाउंट है। ठीक है, ये एसेट अकाउंट है। तो जब वो बिक गई तो वो बिक तो गई, वो तो सेल्स बन गई, लेकिन उनकी कॉस्ट क्या थी वो फाइंड आउट हम लोगों ने करनी थी। उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या थी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स उसकी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन्वेंट्री अकाउंट में से उसे निकाल दिया, उसको खत्म कर दिया इन्वेंट्री अकाउंट में से। अब देखो, इस इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस इस वक्त 0 है। क्यों, क्योंकि आपके पास ओपनिंग बैलेंस 9500 का था, आपने इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट किया। अब इन्वेंट्री में आपके पास कुछ नहीं पड़ा हुआ, और उसे उठा के आपने फेंक दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट में। आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में उसे चार्ज कर दिया। ये ओपनिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट होती है, और क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो बोलो तो सही। यस सर। ठीक है, चलो, जागे हुए या नहीं जागे हुए देखने के लिए आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, BSAF2 इवनिंग। हाँ सर ये आज ही आप इसको कर देंगे अपलोड उस पे यूट्यूब पे? जी, इंशाल्लाह। ये बेस्ट है सर। ठीक है, मैं देखो मेरी कोशिश होती। आपका नाम गायब हो गया। एसन एसन। अच्छा, ऐसे नहीं यार, मेरी कोशिश यही होती है, बहुत ज्यादा कोशिश होती है कि जिस वक्त हमारा लेक्चर खत्म होना उसके विदिन 1 और मैं इसको अपलोड कर दूं। कोशिश मेरी फुल होती है, अनलेस एंड अनटिल मुझे इंटरनेट कोई तंग ना कर रहा हो। इंशाल्लाह मेरी तरफ से आपको पूरे सेमेस्टर में लेट नहीं होगा। ठीक है, कोई 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 ऐसी कोई कंडीशंस बन जाए जिसकी वजह से मैं लेट हो जाऊं तो उसका नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इंशाल्लाह मेरी तरफ से देरी नहीं होगी, क्योंकि मैं फैसिलिटेट में आप लोग पढ़ना आप लोगों ने है। मैंने आपको यस सर। मैंने आपको अकाउंटेंट बनाना है, मैंने आपको बुक कीपर नहीं बनाना। ठीक है, इंशाल्लाह। अब पढ़ना आपने है, मेहनत मैं कराऊंगा, फैसिलिटेट मैं आप लोगों को करूंगा, और इंशाल्लाह सीखोगे भी, ये मेरी गारंटी है। और फिर बिस्ती भी होगी बीच में, बिस्ती तो साथ साथ चलती है ना। ओके जी, बी अटेंटिव। मोहम्मद जवाद कबीर, Yes, sir, present. वकास अली, प्रेजेंट सर। हमजा अरशद, Present, sir. मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इस्माइल
एहसन, मोहम्मद इस्माइल एहसन। सर ये नहीं हमारी क्लास के। का नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है। जीशान जावेद। ये भी छोड़ गए। ओ वेरी गुड। मोहम्मद वासिफ। प्रेजेंट सर। निमरा। निमरा बड़ी दूर से बोल रही हो, कहाँ पे हो? अच्छा ठीक है यार, ये किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो। हाँ बहुत ज्यादा वो कर रहा है। हाँ थैंक यू। साकिब रकीब। प्रेजेंट सर। तुम्हारा ही था जो डिस्टर्ब कर रहा था। उसैदुर रहमान। प्रेजेंट सर। सना मलिक। प्रेजेंट सर। एहसन अली। प्रेजेंट सर। ताहिर जमान। यस सर। मोहम्मद असद। मोहम्मद असद। अतिया बीबी। आतिया बीबी है कि अतिया बीबी है? सर अतिया बीबी। प्रेजेंट सर। अतिया, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे जो नाम है ना वो ATTIYA लिखा हुआ है, इसलिए पूछा। अब्दुल सत्तार। यस सर। मुस्लिम हुसैन। यस सर। हाशिर मुस्तफा। मारिया नुसरत। प्रेजेंट सर। अब्दुल हफीज। अब्दुल हसीब। प्रेजेंट सर। अदनान अली। प्रेजेंट सर। अबू बकर जावेद। प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन। प्रेजेंट सर। मलिक असद रियाज। यस सर। मोहम्मद अयान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद आदिल फारूकी। प्रेजेंट सर। साकिब बोस्तान। बोस्टन, what does it mean? साकिब नहीं है, ठीक है। सरमद अशफाक। सरमद अशफाक ये हमारी क्लास का नहीं है सर। नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। साकिब भी नहीं है। साकिब, साकिब BOSTAN कुछ लिखा हुआ है। ये हैं सर लेकिन क्लास में नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन बाय बुस्तान, इसका क्या मतलब है? अच्छा चलो उसी से पूछूंगा। सर ये उसका नाम है साकिब बोस्तान। बुस्तान, अच्छा ठीक है। अभी तक मेरे पास जो एब्सेंट आ रहे हैं इस क्लास में, साकिब बुस्तान है, हाशिर मुस्तफ़ा, उसके बाद मोहम्मद असद, ठीक है। प्रेजेंट तो काफी सारे हैं यार, बोल कोई भी नहीं रहा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। चलो खैर, ओके जी, समझ आ गई। वेरी गुड वेरी गुड। ये तो बाद में ही पता लगेगा ना समझ आई है कि नहीं। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ओपनिंग इन्वेंट्री को साल के एंड में इन्वेंट्री से उठाया और कॉस्ट ऑफ सेल्स में फेंक दिया, क्योंकि ये हमारी बिक चुकी है अब, ठीक है, इट्स नो मोर। अब क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे, दूसरे स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परचेजेस अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। परचेजेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? परचेजेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है। तो एक्सपेंस अकाउंट को जब भी हम लोगों ने क्लोज करना है तो नॉर्मल जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं वो क्लोज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। जितने भी नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं वो क्लोज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन परचेजेस का अकाउंट पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोज होता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज होता है, मतलब शिफ्ट करते हैं उसको। जैसे जस्ट लाइक मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे जब हम लोगों ने वे बैक 2005 में अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग पे, बिल्कुल आई गेस दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही सब्जेक्ट था। वी वर सिटिंग इन कैफेटेरिया, 3-4 लोग थे कैफेटेरिया में, हम लोग गए तो खाना लिया वहां से, तो खाना लेके आए, टेबल पे बैठे तो ऐसे ही शुगर लगा रहे, हमने कहा अच्छा यार जो खाना लिया है, क्योंकि एंट्रीज उस वक्त जेन पे चढ़ी हुई थी कि करना है ये कैसे क्लोजिंग होती है, तो हम लोगों ने कहा अच्छा यार
जो खाना लिया है इसकी एंट्री क्या होगी? तो हम में से एक बोला, उसने कहा यार पैसे क्रेडिट, खाना डेबिट। ठीक है, बात ठीक थी उसकी, जो लंच था वो डेबिट हो गया। हमने कहा अच्छा यार लंच तो डेबिट हो गया, अब जब लंच वहां से काउंटर से यहाँ आ गया हमारे टेबल पे, जो हम जिस टेबल पे बैठे हैं वो क्या होगा? तो हम में से किसी ने एक ने कहा भाई जो टेबल है वो डेबिट हो गया और जो काउंटर है जहां से लेके आए क्रेडिट हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जब चीजों की शिफ्टिंग हो रही है, तो जो कॉस्ट की शिफ्टिंग हो रही है, तो वो जगह हम लोग क्रेडिट करते जा रहे हैं, नेक्स्ट को डेबिट करते जा रहे हैं कि उसको अब चार्ज कर दिया, उसको चार्ज कर दिया। अच्छा, फिर हम लोगों ने कहा अच्छा यार अब जब खाना खा लिया तो फिर क्या एंट्री होगी? तो एंट्री होगी कि हमारे स्टमक्स जो हैं वो डेबिट हो गए क्योंकि स्टमक्स में चला गया खाना, और क्रेडिट हो गया टेबल, जो ट्रे था वो क्रेडिट हो गया क्योंकि अब वो खाली हो गया। अच्छा, एक ने पूछा अच्छा जब खाना खा लिया तो उसके बाद क्या डेबिट क्रेडिट होगा? तो उसकी भी डेबिट क्रेडिट आ गई। हमने कहा जी जो टॉयलेट है वो डेबिट हो गया क्योंकि टॉयलेट में चला गया खाना, और स्टमक हमारा जो है क्रेडिट हो गया कि क्रेडिट स्टमक से निकल गया और टॉयलेट में चला गया। जब फिर किसी एक और ने पूछा इसके बाद क्या होगा, तो हमने कहा भाई गटर जो है वो डेबिट हो जाएंगे और जो है टॉयलेट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं था कि आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स किया जाए, आप लोगों को हंसाया जाए। इसका मकसद ये था कि आपको ये चीजें बताई जाए कि कैसे कॉस्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है। तो अब परचेजेस जो हैं, चूंकि परचेजेस को हम लोगों ने क्लोज जब करना है तो परचेजेस, रिमेंबर परचेजेस क्लोज होती हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो मैंने इसको क्लोज करना है तो 150,000 यहाँ पे आ गया, 150,000 क्योंकि दोनों तरफ लिख देंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 150 लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये 150 क्यों लिखूंगा? यहाँ से परचेजेस अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया मैंने, डेबिट किसको करूंगा? डेबिट मैं कर दूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को। जब मैं डेबिट करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को तो डेबिट साइड पे भी मैं लिख दूंगा 150,000 यहाँ पे। और क्यों? क्योंकि आपकी परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो रही है। तो मैंने क्या किया? मैंने नहीं किया, ये अकाउंट्स जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया या अकाउंटिंग ने बताया कि परचेजेस जितनी भी थी आपकी डेबिट साइड पे रिपोर्ट हो रही थी उनको क्रेडिट कर दो। क्यों क्रेडिट करो? क्योंकि आप उन्हें क्लोज कर देना है। दिस इज जस्ट लाइक कि जब आपके पेट में खाना था तो पेट से जब टॉयलेट में गया तो आपने पेट को जो है वो क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया टॉयलेट को। तो इसी तरह परचेजेस जितनी भी थी आपने उन्हें क्रेडिट कर दिया और डेबिट किसको कर दिया? डेबिट कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? हम लोगों ने इसको शिफ्ट किया, परचेजेस से हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में। क्यों शिफ्ट कर दिया? क्योंकि सेल्स जो हमारी हुई हैं, ठीक है, उसमें जो हम लोगों ने परचेजेस की थी वो परचेजेस बिक गई होंगी। अब जो परचेजेस हम लोगों ने की थी वो हम लोगों ने फर्दर सेल कर दी। तो जब फर्दर सेल कर दी तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई, तो इसलिए हम लोग उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट में ले आए। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने सेल्स तो की थी 215 की, लेकिन अभी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास आया वो कितनी आइटम्स आई? अगर आइटम्स के हिसाब से जाऊं तो $9,500 की तो ये थी और ये 30 आइटम्स थी। ठीक है, और ये 150 जो है ये भी डॉलर्स हैं और ये आइटम्स कितनी थी? ये 65 थी। तो टोटल अभी जो है यहाँ पे जिनकी कॉस्ट हम लोगों ने लिखी है वो 30 मशीन्स ये हैं और 65 ये है, तो कोई 95 मशीन्स अभी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने बेची कितनी है? हम लोगों ने बेची तो है, यहाँ पे उसने कहा है सिर्फ हम लोगों ने 70 मशीन्स बेची हैं, तो बाकी की 25 क्या है? बाकी की तो बिकी नहीं, वो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो जब बाकी की बिकी नहीं है, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी तो एडजस्टिंग एंट्री कोई ना कोई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी डाल दी, परचेजेस भी डाल दी। हमने कहा जी ये सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई है। लेकिन जब साल के एंड पे हम लोगों ने फिजिकल काउंटिंग की तो हमें पता लगा कि 25 मशीन भाई बिकी नहीं थी। जब वो बिकी नहीं थी तो क्या उन्हें कॉस्ट ऑफ सेल्स में लाना ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है हमें उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में से वो 25 जो मशीनें हैं उसकी अमाउंट को निकाल लेना है। वो कैसे निकालते हैं? उसे कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट। ठीक है जी, उसे कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट। और वो कैसे होती है? वो एग्जैक्टली याद रखने के लिए बड़ा अच्छा काम है कि आप याद रख लो कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट है उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट एंट्री हम लोग पास करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए। लेकिन मैं रट्टे पे बिलीव नहीं करता। जो भी आप एंट्री पास कर रहे हो उसका पर्पस पता होना चाहिए कहां पे जा रहा है। तो व्हाट वी डू, वी विल डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट
जो कि कितने से हो जाएगा 7500 से, और हम लोग क्रेडिट कर देंगे किसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू से। अब अगर आप एक नोटिस करें तो ये एंट्री एग्जैक्टली ऑपोजिट है ये ऊपर वाली एंट्री की। मैं शेडिंग भी करता हूं। अमाउंट जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री की आएगी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। यही हम लोगों ने इंशाल्लाह कैलकुलेट करना है ये कैसे आती है ये अमाउंट, ठीक है, वही कैलकुलेट करेंगे अब इस क्वेश्चन के बाद। अब इसको पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट किया गया और ये क्रेडिट हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो क्रेडिट मैं कर देता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट जो है सॉरी डेबिट कर दूंगा मैं इन्वेंट्री अकाउंट को, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी, और इसको मैं शेडिंग कर देता हूं। अब वी आर ऑलमोस्ट नियर कि हम लोगों को कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में टोटल जितनी चीजें थी वो आ गई। अब सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। परचेज अकाउंट हमारा ऑलरेडी क्लोज हो गया हुआ है, तो जब परचेज अकाउंट क्लोज हो गया हुआ है तो इन्वेंट्री अकाउंट को भी हम लोग बैलेंसिंग कर देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट है, तो इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। कैसे होगा जी? यहाँ पे हमारे पास आ गया 17,000, यहाँ पे भी मैं 17,000 लिख देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1750 से हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, जो कि अगले साल चला जाएगा एज एन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की रिकग्निशन हो गई। ये बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री की रिकग्निशन है कि कैसे करनी है। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये तो आ गया जो कि अगले साल चला जाएगा। अब और हमारे पास कौन सा अकाउंट रह गया? अब हमारे पास सेल्स अकाउंट रह गया और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट रह गया। सबसे पहले हम लोग सेल्स अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, रिमेंबर सेल्स अकाउंट इज एन रेवेन्यू अकाउंट, और रेवेन्यू अकाउंट और सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट जितने भी होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को वहां पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये उसी तरह फिर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, वो जो खाने वाली एग्जांपल है कि टेबल क्रेडिट और स्टमक डेबिट। जब खाना खा लिया तो स्टमक में चला गया, तो स्टमक को डेबिट कर दिया और टेबल को क्रेडिट कर दिया। तो इसी तरह जो सेल्स है, समझ लो ये जो जितनी भी आइटम्स थी ये नॉमिनल थी, जो मैं आपको बता रहा था उस एग्जांपल में। ठीक है, सारी नॉमिनल थी। तो नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करना होता है बैलेंस करने के लिए। तो हमारे पास सेल्स अकाउंट का बैलेंस आ रहा था क्रेडिट साइड पे। अब मैंने क्या किया, इसको क्लोज करने के लिए मैंने इसको डेबिट कर दिया, और डेबिट करके मैं इसके बैलेंस को उठा के लेके कहां जाऊंगा? मैं इसको लेके जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर मैंने सेल्स अकाउंट को डेबिट किया है तो मैं क्रेडिट क्या करूंगा? मैं क्रेडिट कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि मेरा सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा था। तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया और उसको उठा के हम लोग ले आए कहां पे? उसको उठा के ले आए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं इसकी भी शेडिंग कर देता हूं ताकि आप लोग जब खुद से करोगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो इनको फिगर आउट करना कि कौन सी फिगर डेबिट क्रेडिट कौन सा कहां पे हुआ। ठीक है जी, अब सेल्स अकाउंट हमारे ऊपर वाले तीनों अकाउंट के फाइनल बैलेंसेस भी आ गए और क्लोज भी हो गए। ठीक है, अब देखो परचेजेस अकाउंट में यू कैन नॉट सी कैरी फॉरवर्ड, सेल्स अकाउंट में यू कैन नॉट सी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये एक्सपेंस अकाउंट है और रेवेन्यू अकाउंट है, ये क्लोज हो जाएंगे। इन्वेंट्री अकाउंट में यस यू सी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये एसेट अकाउंट है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट भी एक्सपेंस अकाउंट है, इसने भी अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज होना है। तो इसको भी क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे जी? यहां पे आ गया हमारे पास, यहां पे हमारे पास आ गया 159,500, यहाँ पे भी आ गया 159,500। जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस जगह पे आएगी 152,000 की, और ये वाली फिगर हम लोग उठा के कहां पे ले जाएंगे? ये वाली फिगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट में उठा के ले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो डेबिट किसको कर देंगे, डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। इसको भी मैं शेडिंग कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो इसको फिगर आउट करना। अब हमारे सारे अकाउंट क्लोज हो गए सिवाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ रूल लिख देता हूँ। रूल क्या होंगे, रूल इज वेरी इजी, रटा लगाने। कुछ बच्चे जिनको रटा लगाने से ही सिर्फ काम चलना है वो रटा भी लगा ले, लेकिन बेटर है उसकी लॉजिक आनी चाहिए। ठीक है, अब होगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए रूल क्या होगा कि अगर सेल्स फिगर इज ग्रेटर देन COS फिगर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये प्रॉफिट है। और इसकी बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आएगी, इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, बैलेंसिंग फिगर विल बी ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी। और इसका ऑपोजिट क्या होगा जी, अगर सेल्स फिगर जो है वो कम है कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर से, तो फिर क्या होगा, फिर वो लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड लॉस, और उसकी बैलेंसिंग फिगर विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, अब ये सिर्फ था रट्टा लगाने के लिए। अब इसको करते हैं जी, इसको टोटल कितना है, बड़ी साइड कौन सी है, सेल्स वाली साइड बड़ी है, तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट कितने से आएगा, क्योंकि बैलेंसिंग साइड हमारी यहाँ पे आएगी, तो दैट विल बी प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना होगा, दैट विल बी 63,000। ठीक है, 63,000 का प्रॉफिट जो कि डेबिट साइड पे है। और इन केस अगर ये लॉस होता तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही थी। अब देखो ये वही सेम प्रॉफिट है जो कि हमारा इस शीट में कैलकुलेट हुआ था 63,000 का, लेकिन ये तो था प्रेजेंटेशन, जब प्रेजेंट करना है। अब उस कहां से देख के हम लोग प्रेजेंट कर रहे थे, अगर कोई पूछता है भाई ये जो 9500 है या ये 7500 है, ये प्लस माइनस क्यों कर रहे हो, कैसे रिकॉग्नाइज इसको कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं था इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इसको रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस तरह से, ये रिकॉग्निशन है। ठीक है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री की है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की है। तो ये सारा बैक एंड पे जो काम चल रहा होता है इन्वेंट्री से रिलेटेड, अब ये एक हो प्रोसीजर या 10 प्रोसीजर्स हो, ठीक है, ये एक फिगर हो या 100 फिगर्स हो, आपको 100 फिगर्स को डील करना हो, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लो, एनी क्वेश्चन? सर जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का समझाओ। क्या समझाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? सर ये नहीं समझ आया, मतलब सेल्स के बाद जब सेल्स को हमने क्लोज किया है, हाँ यहाँ से प्रोसेस समझा दें। कहाँ थे आप, मिस किया? क्लास में ही हूँ सर, लेकिन नहीं समझ आया ना। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या समझ नहीं आया? क्योंकि वो पता लगे क्या समझ नहीं आया तो फिर पिन पॉइंट। जी सर ये सेल्स की क्लोजिंग जो की है ये समझा दें बस एक दफा। ये सेल्स की क्लोजिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे आया ये? यस सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरह आया कि सेल्स अकाउंट हमारे पास 215 का पड़ा हुआ था, तो अब सेल्स अकाउंट को कहां पे क्लोज करना है, सेल्स अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है ना, तो सेल्स अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ जी, कोई और? सर ये सवाल ये है कि जो से हमने ये कॉस्ट ऑफ सेल जो से निकाली हुई, इसके अंदर जो परचेजेस हाँ। है जिसमें हम लेजर अकाउंट के अंदर वही एंट्री पास करते हैं जो मतलब हमने जनरल में पास की हो, यहाँ पे तो हमने कोई एंट्री भी नहीं पास की हुई, तो ये किस तरह आ गया? यहाँ ये परचेजेस से यहाँ पे कैसे आ गई? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल एंट्री नहीं पास करनी होती किसी भी लेजर में किसकी? पुट करने के लिए। परचेजेस की? यस सर। हाँ देखो, वो पास करनी होती, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जो हमारा सिनेरियो था, सिनेरियो ये था कि उसने हमें बता दिया कि ही परचेज 65 वॉशिंग मशीन इन द ईयर अमाउंटिंग टू 150,000।
ठीक है, 1,50,000 की ऑलरेडी मशीनें उसने खरीद ली हुई थी, तो जाहिर बात है जब खरीदी होंगी तो उसने एंट्री भी पास की होगी, तो एंट्री पोस्ट, ये एंट्री ही पोस्ट हुई हुई है यहाँ पे, ये वाली जो है कि कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है और परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रही है। ठीक है, एंट्री मैंने लिखी नहीं है लेकिन ये एंट्री ही पोस्ट हुई हुई है। ओके सर। ठीक है, सर ये परचेजेस में जो कैश अकाउंट है सर, ये दूसरी साइड पे नहीं आएगा सर? आप कह रहे हैं क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट हो रहा है ना सर, ये आपने डेबिट साइड पे नहीं लिखा होगा? तो ये तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है ना बेटा। देखो ये अपने, ये अगेन आपको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में सीख के आना चाहिए था कि जो जब अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं वो कैसे पोस्टिंग करते हैं। ये परचेजेस अकाउंट है, ये परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि दूसरा अकाउंट कौन सा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ये जो ये वाली है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये डिटेल है और कुछ नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब यही है कि परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है और उसके साथ जो कैश अकाउंट था वो क्रेडिट हो रहा है। सारों का ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो हम लोगों ने ओपनिंग इन्वेंटरी की एडजस्टमेंट डाली है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सिर्फ इसलिए लिखी है कि इन्वेंट्री अकाउंट तो अगर क्रेडिट हो रहा है तो हो रहा है, उसके अगेंस्ट दूसरा अकाउंट कौन सा डेबिट हो रहा है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो रहा है। और इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट तो डेबिट हो रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट जो दूसरा अकाउंट है वो कौन सा डेबिट हो रहा है, वो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो रहा है। बड़े हो गए हो अब पढ़ना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग रटे से नहीं चलनी। सर ब्रेक। जी ब्रेक देने लगाओ, ब्रेक लेते हैं जी। अभी हम लोग एग्जैक्टली आधे घंटे की 35 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा।